हम्म, हम अक्सर भारत की खूबसूरती की बात करते हैं, है ना? बिल्कुल। जैसे ऊंचे पहाड़ या समंदर। हाँ, हमारी नज़र सीधे उत्तर में खड़े विशाल हिमालय पर जाती है या फिर दक्षिण के गहरे नीले समंदर पर। सही कहा। लेकिन इन दोनों के बीच एक बेहद शांत और विशाल समतल जमीन है, जिस पर हम रोज चलते हैं, लेकिन शायद कभी ध्यान नहीं देते। और मजेदार बात यह है कि यही वो जमीन है जो हमारे देश का पेट भरती है। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा में, यानी हमारे इस डीप डाइव में, हम इसी गंगा के मैदान की गहराई में उतरने वाले हैं। हाँ, और आज की हमारी चर्चा का मुख्य स्रोत है JS71 क्लासेस द्वारा प्रस्तुत एक बहुत ही विस्तृत स्लाइड डेक। जी, जिसका विषय है गंगा का मैदान, भारत का सबसे उपजाऊ और विशाल मैदान। और हमारे श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आज का हमारा मिशन सिर्फ भूगोल के कुछ तथ्य रटना नहीं है। तो फिर क्या है? हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे महज एक भौगोलिक संरचना ने, मतलब इस एक मैदान ने, पूरे उपमहाद्वीप की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और 40% से अधिक आबादी के जीवन को आकार दिया है। 40% आबादी? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो चलिए इस मैदान के बनने की कहानी से ही शुरू करते हैं। स्लाइड 2 के अनुसार हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये मैदान हमेशा से यहाँ नहीं था। तो अगर मैं इसे एक एनालॉजी या उदाहरण से समझाने की कोशिश करूं, चलिए कल्पना करते हैं दो विशाल कारों की टक्कर की। अच्छा, ये काफी दिलचस्प लग रहा है। हाँ, मतलब एक बहुत बड़ी भूवैज्ञानिक दुर्घटना। एक कार यूरेशियन प्लेट है और दूसरी है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और जब ये दोनों विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराईं, जिसे हम विवर्तनिकी टकराव कहते हैं, तो उस जबरदस्त दबाव से जमीन ऊपर उठ गई। और उसी से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला बनी, मतलब हमारा हिमालय। बिल्कुल सही। लेकिन इस हिमालय और नीचे के प्रायद्वीपीय पठार के बीच अ, एक बहुत बड़ी खाई या गर्त बन गया। ओह, मतलब एक तरफ पहाड़ उठ गया और दूसरी तरफ एक गहरा गड्ढा बन गया। हाँ, जिसे टेथिस सागर का गर्त कहा जाता है। ये इतनी विशाल खाई थी कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो फिर ये मैदान कैसे बना? यहीं पर प्रकृति का जादू शुरू होता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों ने लाखों सालों तक बिना रुके अपने साथ लाई गई मिट्टी, गाद और चट्टानों को इस गर्त में भरना शुरू किया। अच्छा, जिसे स्लाइड में जलोढ़ निक्षेपण या अलुवियल डिपोजिशन कहा गया है। बिल्कुल, मतलब जो नदियां अवसाद या सेडिमेंट्स लाती थीं, वो सब उसी गर्त में जमा होता गया। क्या बात है! तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि विनाश से ही सृजन हुआ, मतलब टकराव से खाई बनी और फिर नदियों ने उसे उपजाऊ मैदान बना दिया। एकदम सटीक बात कही आपने। अब अगर हम JS71 क्लासेस की तीसरी और चौथी स्लाइड पर आएं, तो गर्त तो भर गया, लेकिन सवाल यह है कि ये क्षेत्र आखिर कितना विशाल है? किलोमीटर है। बाप रे, 7 लाख से भी ज्यादा। हाँ, और कुल लंबाई करीब 3200 किलोमीटर है, जिसमें से 2400 किलोमीटर तो सिर्फ भारत में है। और चौड़ाई के बारे में आपका क्या ख्याल है? पश्चिम में ये 500 किलोमीटर तक चौड़ा है, और जैसे जैसे हम पूर्व की ओर जाते हैं, मतलब असम या बंगाल की तरफ, तो ये संकरा हो जाता है। लेकिन इन सब आंकड़ों से परे जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो है इसकी ऊंचाई। हाँ, मैंने भी पढ़ा। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई औसतन मात्र 200 मीटर है। और इसका ढलान, वो तो ना के बराबर है। बिल्कुल, मतलब प्रति किलोमीटर सिर्फ 15 से 20 सेंटीमीटर का ढलान। ये तो बिल्कुल एक अंतहीन स्केटिंग रिंग की तरह समतल है। बहुत सही तुलना की है आपने। और इसी स्केटिंग रिंग की जीवन रेखा है गंगा नदी प्रणाली, जो करीब 2350 किलोमीटर लंबी है ना? हाँ, गंगा मुख्य नदी है, लेकिन इसे 2 अलग-अलग दिशाओं से पानी मिलता है। मतलब उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से। बिल्कुल। उत्तर से आती हैं हिमालयी नदियां, जैसे यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। और ये नदियां अपने साथ बहुत सारी बाढ़ और ताजा गाद लाती होंगी। एकदम सही। और दूसरी तरफ दक्षिण से आती हैं प्रायद्वीपीय नदियां, जैसे सोन, बेतवा और चंबल, जो पठारी इलाकों से पानी लेकर आती हैं। हाँ, और जल और जलोढ़ मिट्टी का ये जो निरंतर प्रवाह है ना, मतलब ये जो बिना रुके सप्लाई आ रही है, यही इस मैदान को इतना उपजाऊ बनाता है। तो ये तो हो गई नदियों की बात। लेकिन अगर हम स्लाइड 5, 6 और 7 को देखें, तो यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। वो क्या? ये पूरा का पूरा मैदान एक जैसा नहीं है।
पहाड़ों से दूर जाने पर इसकी बनावट पूरी तरह बदल जाती है। बिल्कुल। अगर हम हिमालय की तलहटी से शुरू करें तो सबसे पहले आता है भाबर क्षेत्र। हाँ, ये भाबर वाला हिस्सा मुझे बहुत अजीब लगा। ये 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है जहां बड़े-बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं। और आपको पता है इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? क्या? वो नदियों का गायब होना? मैंने पढ़ा कि नदियां यहाँ जमीन के नीचे छिप जाती हैं। हाँ, नदियां पत्थरों के बीच की खाली जगह से जमीन के नीचे बहने लगती हैं। सतह पर आपको लगेगा कि नदी सूख गई है। ये तो जादू जैसा है। और फिर जब ये नदियां वापस जमीन के ऊपर आती हैं तो उस क्षेत्र को तराई कहते हैं ना? बिल्कुल। भाबर के ठीक दक्षिण में तराई क्षेत्र है। क्योंकि पानी बिना किसी चैनल के सतह पर आता है तो ये पूरी जमीन दलदली और नम हो जाती है। और शायद इसी नमी की वजह से यहाँ बहुत घने जंगल और वन्यजीव पाए जाते हैं। एकदम सही कहा आपने। खैर, तराई से आगे बढ़ें तो हम पहुंचते हैं मुख्य मैदानी इलाके में। और यहाँ बात होती है मिट्टी के विज्ञान की। हाँ, जलोढ़ मिट्टी या अलूवियल सॉइल जो भारत के 40% हिस्से को कवर करती है। इसका रंग कुछ हल्के धूसर से राख जैसा होता है ना? हाँ, और रासायनिक रूप से देखें तो ये मिट्टी पोटैश में तो बहुत समृद्ध है। मतलब पोटैश भरपूर होता है। लेकिन इसमें फास्फोरस की कमी होती है। बिल्कुल। फास्फोरस की कमी एक बड़ी चुनौती है। तो यहाँ मैं एक काउंटर सवाल पूछना चाहूंगा। मतलब थोड़ा किसान के नजरिए से सोचते हैं। हाँ, पूछिए। स्लाइड्स में बांगर और खादर का जिक्र है। बांगर वो जमीन है जहां बाढ़ नहीं आती और खादर वो जहां हर साल बाढ़ आती है। सही है। तो एक किसान के लिए तो बांगर बेहतर होनी चाहिए ना, क्योंकि उसकी फसल बाढ़ में डूबेगी नहीं। फिर खादर को ज्यादा उपजाऊ क्यों माना जाता है? देखिए, ये बहुत ही तार्किक सवाल है। सुनने में लगता है कि बाढ़ बुरी चीज है, लेकिन खादर के मामले में ऐसा नहीं है। वो कैसे? क्योंकि खादर नई मिट्टी है। हर साल बाढ़ का पानी अपने साथ पहाड़ों से एकदम नई महीन गाद और रेत लेकर आता है। ओहो, मतलब एक तरह से मुफ्त का प्राकृतिक फर्टिलाइजर। बिल्कुल। इसलिए खादर अत्यधिक उपजाऊ है, जबकि बांगर पुरानी मिट्टी है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। हाँ, और क्योंकि वहां नई मिट्टी नहीं आती तो उसमें अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट जमा होने लगता है, जिसे कंकड़ कहते हैं। अच्छा, तो वो कंकड़ मिट्टी की उर्वरता को कम कर देते हैं। अब समझ आया। तो बाढ़ हालांकि खतरनाक है, लेकिन जमीन को जिंदा रखती है। क्या बात है। अब स्लाइड 8 के अनुसार आइए इस मैदान को नक्शे पर पश्चिम से पूर्व की ओर 3 हिस्सों में बांटकर देखते हैं। चलिए, सबसे पहले आता है ऊपरी गंगा का मैदान, जो दिल्ली से लेकर पश्चिमी यूपी तक फैला है। यहाँ मैंने देखा कि जमीन का ढलान थोड़ा तीव्र है, इसलिए नदियां काफी तेज बहती हैं। हाँ, और यहाँ की प्रमुख फसल गेहूं है। फिर आता है मध्य गंगा का मैदान, मतलब पूर्वी यूपी से लेकर बिहार तक का हिस्सा। और यहाँ आते आते नदियां थोड़ी सुस्त हो जाती हैं। वो अपना मार्ग बदलती हैं, जिससे ऑक्सबो झीलें बनती हैं। ऑक्सबो झीलें? मतलब वो जो नदी के मुड़ने से कटकर अलग हो जाती हैं? बिल्कुल। और इसी मध्य मैदान में बहती है कोसी नदी। हाँ, कोसी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो बहुत तेजी से अपना रास्ता बदलती है, जिससे भयंकर विनाश होता है। ये तो बहुत खतरनाक है। और अंत में है निचला गंगा का मैदान, जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। यह इलाका अत्यंत समतल है और यहीं पर नदियां समुद्र में मिलने से पहले दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, सुंदरबन। एकदम सही। तो हमने भूगोल तो समझ लिया, लेकिन स्लाइड 9 और 10 एक बहुत ही अहम सवाल उठाती हैं। इस विशाल और उपजाऊ जमीन का हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है? इसका सीधा सा जवाब है, यह क्षेत्र हमारे राष्ट्र का अन्न भंडार है। बिल्कुल। गेहूं, चावल, गन्ना, दालें और तिलहन सबका बम्पर उत्पादन यहीं होता है। और यह संभव हो पाया है गंगा, यमुना और सतलुज के 12 मासी पानी की वजह से। हाँ, और इसी पानी का इस्तेमाल करके हमने आधुनिक नहर प्रणालियां विकसित की हैं। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है यहाँ की जनसांख्यिकी, मतलब आबादी के आंकड़े। हाँ, सोचिए, ये मैदान भारत के कुल क्षेत्रफल का 1/3 से भी कम है, लेकिन देश की 40% से अधिक आबादी यहीं रहती है। 40%? ये तो सच में बहुत बड़ा नंबर है। पर इतनी घनी आबादी यहीं क्यों है? क्योंकि भूभाग समतल है
और समतल जमीन पर रेलवे और सड़कों का सघन नेटवर्क बिछाना बहुत आसान होता है। पहाड़ों के मुकाबले यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना सस्ता और आसान है। बिल्कुल। और इसी कनेक्टिविटी और अथाह पानी की वजह से दिल्ली, लखनऊ, पटना जैसे शहर बसे। और कानपुर का कपड़ा और चमड़ा उद्योग भी इसी समतल जमीन की देन है। एकदम सही। लेकिन देखिए, जहाँ इतनी बड़ी आबादी होगी, मतलब 40% लोग, वहाँ चुनौतियां भी तो विशाल होंगी ना। बहुत विशाल। स्लाइड 11 और 12 इसी ओर इशारा करती हैं। तो इस पूरे सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? मुख्य रूप से 2 सबसे बड़े खतरे हैं। पहला तो है बाढ़ का खतरा, जिसके बारे में हमने अभी बात की। हाँ, विशेषकर कोसी नदी का अपना मार्ग बदलना। लेकिन दूसरा खतरा जो है वो और भी ज्यादा गंभीर है। भूजल संकट। हाँ, या ग्राउंड वाटर क्राइसिस। ये कैसे हो रहा है? देखिए, हरित क्रांति के बाद से खेती बहुत बढ़ गई है। इसके लिए नलकूपों और ट्यूबवेल का अत्यधिक इस्तेमाल हो रहा है। मतलब हम जमीन के नीचे से अंधाधुंध पानी निकाल रहे हैं। बिल्कुल। और इससे भूजल स्तर में भारी गिरावट आ रही है। हाँ। गंगे बेसिन में हर साल लगभग 8.0 क्यूबिक किलोमीटर पानी कम हो रहा है। 8 क्यूबिक किलोमीटर, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और ये पानी वापस रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। ये वाकई चिंताजनक है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद ये मैदान हमारी धरोहर है। बिल्कुल। सांस्कृतिक रूप से देखें तो वाराणसी जैसे शहर और कुंभ मेला इसी मैदान की पहचान है। और पारिस्थितिक रूप से सुंदरबन के मैंग्रोव वन और वहां के बाघ। और आर्थिक रूप से तो ये हमारी रीढ़ है ही। तो चलिए चर्चा को थोड़ा समेटते हुए J71 क्लासेस की आखिरी स्लाइड्स, मतलब स्लाइड 13 और 14 के आधार पर एक छोटा सा क्विक रिकैप करते हैं। बिल्कुल, एक मॉक टेस्ट हो जाए। हाँ, तो हमने आज देखा कि कैसे करोड़ों साल पहले गर्त में जलोढ़ मिट्टी के जमा होने से ये मैदान बना। फिर हमने भाबर के छुपे हुए पानी और तराई के दलदल को समझा और इसे 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा। और ये भी जाना कि देश की 40% आबादी इसी समतल जमीन पर रहती है। तो चलिए श्रोताओं के लिए परोक्ष रूप से एक छोटा सा क्विज हो जाए। मैं पहला सवाल पूछती हूँ। नेकी और पूछिए। अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट के कंकड़ किस मिट्टी में पाए जाते हैं? ये तो बहुत आसान है। इसका जवाब है बंगर मिट्टी, क्योंकि वहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। एकदम सही जवाब। अच्छा, मेरी बारी। किस नदी को मार्ग बदलने के कारण बिहार का शोक कहा जाता है? अरे ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, कोसी नदी। बिल्कुल सही। तो हमने इस पूरी स्लाइड डेक का क्रमानुसार विश्लेषण कर लिया है। हाँ, लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। जरूर। देखिए, लाखों वर्षों में बनी इस उपजाऊ मिट्टी ने हजारों सालों से हमारी सभ्यताओं का पालन पोषण किया है। बिल्कुल किया है। लेकिन जिस तेजी से आज हम 8.0 क्यूबिक किलोमीटर प्रति वर्ष की दर से इसका भूजल सोख रहे हैं, क्या आने वाले दशकों में ये अन्न भंडार हमारी भावी पीढ़ियों का पेट भर पाएगा? ये सच में बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। बिल्कुल, हमें अपनी इस जीवनदायी जमीन और इसके संसाधनों को बचाना ही होगा। तो दोस्तों, ऐसी ही शानदार ज्योग्राफी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखने के लिए JS71 क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें।